नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। देश में खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में तेजी के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता। राज्यसभा से पारित हुआ खान और खनिज संबंधी संशोधन विधेयक। अनुसूचित जातियों संबंधी संविधान आदेश संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 74% करने का रास्ता साफ। लोकसभा में पारित होने के साथ ही बीमा संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी हुआ पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का किया शुभारंभ। कहा, जल स्रोतों और कनेक्टिविटी पर निर्भर है भारत का विकास। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर। अब 4 के बजाय 8 हफ्ते के अंतराल पर दी जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन। टीकाकरण पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के बाद केंद्र ने सभी राज्यों के लिए जारी किया तकनीकी परामर्श। कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा निर्देश। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4.5 करोड़ के पार। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। राज्यसभा से आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक 19 मार्च को पारित हो चुका है। आज राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब खान और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। विधेयक का मकसद खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना है। खान और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खान और खनन में केंद्र सरकार राज्यों का कोई अधिकार नहीं लेना चाहती और इस संबंध में सभी पैसा राज्यों को जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून में जो सुधार लाया जा रहा है उससे खनिजों के आयात पर खर्च होने वाली राशि बचेगी। इस विधेयक के जरिए खनन क्षेत्र में सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े अतीत के मुद्दों को भी हल किया जाएगा। इससे नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध होंगी। इन सुधारों में कैप्टिव और गैर कैप्टिव खदानों के बीच अंतर को दूर करना शामिल है। इसके अलावा सांविधिक भुगतानों के लिए एक राष्ट्रीय खनिज सूचकांक NMI की स्थापना कर सूचकांक आधारित व्यवस्था की शुरुआत करना भी विधेयक का मकसद है। बरसों से बरसों, from years together, it was accumulated because they were not able to sell it, because it was captive mine and the particular grade they used to use it, बाकी सब ऐसे ही पड़ा था, वो पहाड़ जैसा बन गया था, and that was creating environmental hazard. And now within that 50% what we are allowing after the meeting their requirement in the particular plant, we are allowing the 15% and that can also be sold. उससे पैसा जो जाता है स्टेट को जाता है जी, सेंटर को क्या मिलता है? हम अमेंडमेंट करके स्टेट को मदद कर रहे हैं। और राज्यसभा से आज संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी पारित हो गया। लोकसभा से इस विधेयक को 19 मार्च को मंजूरी मिली थी। विधेयक में तमिलनाडु की 7 जातियों को एक जाति देवेंद्र कुला वेलालर में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ये 7 जातियां ऐसी हैं जिनके प्रमाण पत्र अनेक वर्षों से बनाए गए हैं। ये प्रमाण पत्र निरर्थक नहीं हो जाएं, इसलिए इन जातियों के नाम का उल्लेख
किया गया। देवेंद्र कुला वेलालर, देवेंद्र कुलथन ब्रैकेट में कड्डयन, फिर तिरुनेलवेली, तुत्तुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागपट्टनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, इन जिलों में लागू रहेगी, पर इनके जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको छोड़कर कल्लादी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरेयना ये जाति का एक क्रमांक 17 में समाहित हो जाएगा। और इसी के साथ लोकसभा से आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। इसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। राज्यसभा से यह विधेयक 18 मार्च को पारित हुआ था। लोकसभा से विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से बीमा क्षेत्र में कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेचे जाने के आरोप गलत हैं और वे ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने साफ किया कि कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा, पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा और मुनाफे का एक हिस्सा भी यहीं रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक का एलआईसी से कोई लेना देना नहीं है, ये विधेयक बीमा क्षेत्र से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब बीमा कवर बढ़ना चाहिए। देश के दलितों, शोषितों, वंचित वर्गों सभी को बीमा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ लोगों को बेहतर पैकेज, बेहतर प्रीमियम की सुविधा मिल सकेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। FDI is only an upper limit. It is only an upper limit. There is no compulsion that every company will have to take up to 74%. Increasing does not mean the foreign investment will increase automatically to that extent in each one of the companies. And also, even as I go into the details of what are the safeguards, it will be very fairly, clearly established that the policyholders' funds will be invested only within India, and that's not going to go out. So FDI will not only bring in capital, it will bring in greater competition, consumer will have more choice. लोकसभा से आज राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निचले सदन से विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि ये केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है और तकनीकी कारणों से लाना जरूरी था ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। उन्होंने साफ किया कि इस विधेयक के जरिए किसी से कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। अमेंडमेंट का प्रमुख लक्ष्य है एनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 द्वारा जो एम्बिग्युइटीज है, इंटरप्रिटेशंस है, दिक्कत आ रही है, उसको दूर करना, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर मोर क्लैरिटी देना, कन्फ्लिक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर समाधान लाना, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर करना, मोर क्लैरिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन अपने अपने जिम्मेदारी निभाना, कंफ्यूजन से क्लैरिफिकेशन लाना, ये मोदी सरकार का काम है। लोकसभा से आज नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 भी पारित हो गया। इसमें समुद्री नौवहन के क्षेत्र में तकनीकी संबंधी बदलाव को ध्यान में रखते हुए पोत यातायात सेवाओं के लिए नया ढांचा तैयार करने और उनका प्रबंधन सुगम बनाने का प्रस्ताव है। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता की भूमिका रेडियो और डिजिटल आधारित हो गई है। ऐसे में समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए कानून की जरूरत है ताकि पोत यातायात सेवाओं के सुचारू संचालन में कोई बाधा न आए।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एग्रीकल्चर क्लस्टर, फीडर पोर्ट, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट और कैप्टिव पोर्ट कहां बनाया जाए, उसको देखते हुए अगले दिनों में हमें आगे बढ़ना है। एक एड टू मरीन, एड टू नेविगेशन बिल एक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 3-4 बिंदु को ध्यान में रखते हुए 1927 में जो बना था, थोड़ा सा भविष्य में रिफॉर्म हुआ, मैंने केवल उसमें आज के दिन में जो विद्यमान टेक्नोलॉजी है उसको ही ध्यान में नहीं रखा है, अगले दिनों में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा है। महाराष्ट्र से मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला। महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस वजह से सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में अवरोध के लगातार जारी रहने पर कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। इधर लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इसके जवाब में शिवसेना और कांग्रेस ने केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। मुंबई में लोकसभा सदस्य मनोज कोटक ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए ये दावा किया कि महाराष्ट्र के लोगों में धारणा है कि सरकार का इस्तेमाल व्यापारियों को डराने के लिए हो रहा है और इससे अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा कि पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी बीजेपी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने में विफल रही है। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनावी राज्य असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोनाई, माजुली और उदलगुरी में जनसभाएं की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की नीति झगड़ा कराने, तोड़ने और राज कराने की है, लेकिन बीजेपी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। गृह मंत्री ने कहा कि असम की जनता ने बीजेपी को 5 साल दिए और आज प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर विकास का कार्य किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बीते 5 सालों में बीजेपी के नेतृत्व में असम में एक पारदर्शी सरकार चली है और विपक्ष के सरकार पर आरोप लगाने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। कोरोना महामारी से मुकाबले को लेकर अमित शाह ने कहा कि असम में बीजेपी नेतृत्व की सराहना भी की। मोदी जी ने असम का इतना विकास किया, सर्बानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। और असम के चुनावी समर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़, जोराहाट और विश्वनाथ चराली में जनसभाएं की। जेपी नड्डा ने सबसे पहले डिब्रूगढ़ में तिंगखोक विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अवसरवाद और स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित कांग्रेस ने प्रदेश में विकास के पहिए को रोकने का काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार असम की संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। जोराहाट के तीताबोर विधानसभा में आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि लंबे समय तक असम को विकास की धारा से दूर रखने वाली कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है और न ही कार्यक्रम है, जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। स्वार्थ की राजनीति, अवसरवादी की राजनीति, ये कांग्रेस का लक्ष्य रहा है
और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, एक ही समय में चुनाव हो रहा। केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। बंगाल में सीपीएम के साथ लड़ रही है और असम में अजमल के साथ लड़ रही है। ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑपर्चुनिज्म नहीं है तो और क्या है। और असम में कांग्रेस की वापसी के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार अभियान में जुटी हैं। उन्होंने आज सरुपथार, कलियाबोर और नौगांव के बोरदोबा में चुनाव सभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि असम सरकार के पास 5 साल की उपलब्धियां गिनाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने असम को गरीबी और दुखों से भरा है और पिछले चुनाव में लोगों से जो वादे किए थे, बीजेपी ने उस तरह के काम नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। पार्टी के घोषणा पत्र में असम की जनता के लिए किए गए वादों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सकारात्मक कदम उठाते हुए असम के लोगों को 5 गारंटी दी है और असम के समावेशी विकास के लिए खाका तैयार कर लिया है। आपने पिछले चुनाव में भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार से उस समय आप दुखी थे। कुछ गलतियां हो सकती हैं कि हमारी सरकार से हुई, लेकिन हमारी सरकार ने कभी असम की संस्कृति पर वार नहीं किया, आपके समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो आप अच्छी तरह से ये सच्चाई समझिए। आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर केरल के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। आज अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने कोच्चि में सेंट थेरेसा कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ संवाद से की। इसके बाद उन्होंने कोच्चि और अलपुझा जिले में रोड शो और जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और केरल की एलडीएफ सरकार की आलोचना की। उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। केरल की 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता केसी रोजाकुट्टी ने इस्तीफा दे दिया। केसी रोजाकुट्टी ने अपने इस्तीफे के पीछे पार्टी में लगातार चल रही गुटबाजी को वजह बताया। रोजाकुट्टी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी रही हैं। उन्होंने 1991 से 1996 तक वायनाड की सुल्तान बथेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 10 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से भी कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले सभी नेताओं ने पार्टी में गुटबाजी हावी होने की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्ष जल संचयन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास हमारे जल स्रोतों और कनेक्टिविटी पर निर्भर है और पानी से जुड़ी सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इस मौके पर नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत पहली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। विश्व जल दिवस के मौके पर देश में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत की। इसका नारा है, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विकास और आत्मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है,
हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पानी की गुणवत्ता की जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए देश के हर जिले और ब्लॉक में लैब बनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। कि पानी की टेस्टिंग के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान ही 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वाटर गवर्नेंस में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा उतना ही बेहतर नतीजे मिलना तय है। जल शक्ति अभियान देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान को जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता से देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत ये पहली परियोजना है। इस परियोजना के तहत बांध के निर्माण के जरिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और 103 मेगावाट पन बिजली पैदा की जा सकेगी। ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी होगी। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल को 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के बाद राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI और वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह NEGVAC ने कोविशील्ड की खुराक के अंतराल को 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद से ये दिशा निर्देश जारी किए गए। पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक 4 से 6 सप्ताह में दी जा रही थी। हालांकि ये दिशा निर्देश कोवैक्सीन पर लागू नहीं होंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4.5 करोड़ को पार कर गया है। टीकाकरण अभियान के 65वें दिन 4,62,000 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 65 दिनों में 7,33,597 सत्रों में 4,50,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। अब तक 1,79,70,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 37,21,000 से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 77,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 48,81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी गई, जबकि 80,95,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 26 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई। और इसी बीच देश में 3,34,000 कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 2.87% है। इनमें से 84.49% मामले 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में दैनिक आधार पर सबसे अधिक 30,535 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पंजाब में 2,644 और केरल में 1,875 नए मामले सामने आए। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ सख्ती बढ़ा दी गई है।
बिहार के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही इस भूमि पर मुझे राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि बिहार अध्यात्म और ज्ञान की भूमि है। राष्ट्र की चेतना के निर्माण में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतिहास की यह अनुकरणीय विरासत प्रदेश की भावी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला ये प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। आज साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस बार सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। धनुष को भी फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं मलयालम फिल्म मरक्कर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गया। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का पुरस्कार अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा के लिए संजय सूरी को देने की घोषणा की गई। वहीं सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर में हमारा खास कार्यक्रम कैच द रेन, जहां भी जब भी करें जल का संग्रह। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।